नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों 25 में इतने आपके स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो अष्टछाप कवि थे उनमें जो प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन थे। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंददास, बी कृष्णदास, सी सूरदास, डी कुंभनदास। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूरदास, जो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जायसी कृत पद्मावत है। तो दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, वो क्या है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए पुराण काव्य, बी धर्म काव्य, सी रूपक काव्य, डी चंपू काव्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रूपक काव्य। जो जयसी जी की पद्मावत रचना है वह एक रूपक काव्य है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्तियां हैं। तो दोस्तों बताना होगा, जो पंक्ति दी गई है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरदास, बी नंददास, सी मीराबाई, डी कृष्णदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, जो पंक्तियां हैं ये मीराबाई जी द्वारा रचित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, ये भी पंक्तियां दी गई, जिसमें हमारी पंक्तियां कहती हैं, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जय ही चितवत इकबार। ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनकी रचना किसने की है, मतलब ये किसकी पंक्तियां हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहारी, बी रसलीन, सी केशवदास, डी घनानंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रसलीन। ये जो पंक्तियां हैं, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जय ही चितवत इकबार, जो पंक्तियां हैं रसलीन जी की हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बरवे रामायण किसकी रचना है। जो बरवे रामायण है इनमें से आपको बताना होगा जो रचना हैगी किसने की है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी केशवदास। तो दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तुलसीदास। बरवे रामायण जो रचना हैगी वो तुलसीदास जी की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों बताना, जो भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिए थे इनमें से उसमें किसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए स्थाई भाव, बी विभाव, सी अनुभाव, डी व्यवचारी भाव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्थाई भाव। भरत मुनि के जो रस सूत्र थे उनमें स्थाई भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है। तो दोस्तों बताना, जो साधारणीकरण संकल्पना है उसके उद्गाता यानी कि उसके उद्धृतकर्ता कौन है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए कुंतक,
बी वामन, सी भट्टनायक, डी अभिनव गुप्ता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भट्टनायक। जो साधारणीकरण संकल्पना है उसके उद्गाता भट्टनायक जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शब्द की द्विअर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों बताना होगा जो शब्द की द्विअर्थी योजना है उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अनुप्रास, बी वक्रोकृत, सी श्लेष, डी उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वक्रोकृति। शब्द की द्विअर्थी योजना से वक्रोकृति अलंकार होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो दोस्तों बताना होगा जो आपको ये चार भाषा दी गई है इनमें से कौन सी भाषा है जो द्रविड़ परिवार की है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए उड़िया, बी बंगला, सी असमिया, डी कन्नड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कन्नड़। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वह कन्नड़ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए भैंसवाड़ा, बी आरा भोजपुर, सी बनारस, डी मगध। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो किस क्षेत्र की बोली जो है उसको काशिका कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बनारस। दोस्तों जो बनारस की बोली है उसी को काशिका कहा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो दोस्तों बताना होगा जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है उसके संपादक कौन हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी लाला श्रीनिवास दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राधाचरण गोस्वामी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बालकृष्ण भट्ट। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पंक्तियां दी गई हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ये पंक्तियां दी गई, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्तियां किसकी हैं तो बताना होगा आपको। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए निराला, बी रघुवीर सहाय, सी नागार्जुन, डी मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि मुक्तिबोध। जो पंक्तियां कही गई हैं, तोड़नी ही होंगी, नहीं तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, जो पंक्तियां हैं ये मुक्तिबोध जी की हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो दोस्तों बताना हो जो आवारा मसीहा रचना है इनमें से किसकी है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए विष्णु प्रभाकर, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हरिवंश राय बच्चन, डी नरेंद्र शर्मा।
तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विष्णु प्रभाकर। जो आवारा मसीहा रचना है वो विष्णु प्रभाकर जी की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। तो दोस्तों बताना होगा जो आपको, जो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का जो रेखा चित्र संकलन है इनमें से वो कौन सा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, तो एक ऑप्शन कम हो गया। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ए पथ के साथी, बी मेरा परिवार, सी स्मृति की रेखाएं, डी अतीत के चलचित्र। तो दोस्तों तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेरा परिवार। पशु पक्षियों पर लिखित जो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है वो मेरा परिवार है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। तो दोस्तों बताना होगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनकी कौन सी इनमें से कृति है जो आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए रस सिद्धांतः स्वरूप विश्लेषण, बी काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, सी रस मीमांसा, डी वाडम्य विमर्श। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रस मीमांसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कृति है रस मीमांसा वो एक आलोचनात्मक कृति है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों आपको बताना को मनोविश्लेषणात्मक जो शैली है इसके उपन्यासकार कौन है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रेमचंद, बी रंगे राघव, सी इलाचंद जोशी, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इलाचंद जोशी जो हैं मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है। तो दोस्तों बताना हो जो न्यूनिया एक पात्र था वो इनमें से किस उपन्यास का पात्र था। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अनामदास का पोथा, बी चारु चंद्रलेख, सी पुनर्व, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा। जो इस न्यूनिया जो पात्र था वो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का एक पात्र था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हैगा, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। तो दोस्तों बताना होगा जो आपको जो देवनागरी जो लिपि है उसकी उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी पैसाची, डी कैथी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्राह्मी। देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो दोस्तों आपको जो बताना होगा जो ठेले पर हिमालय जो विधा है वो क्या है, मतलब किसकी रचना है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैंगे, ए उपन्यास, बी कहानी, सी यात्रा वृत्तांत, ये डी निबंध।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निबंध। ठेले पर हिमालय एक विधा जो है वो एक निबंध विधा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है। तो दोस्तों जो आपको निबंध दिया गया है वंदे वाणी विनायको, जो निबंध संकलन है वो किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए विद्यानिवास मिश्र, बी रामवृक्ष बैनीपुरी, सी गुलाब राय, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रामवृक्ष बैनीपुरी। जो वंदे वाणी विनायको जो निबंध संकलन है वह रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों बताना होगा जो जो अनुक्रम यानी कि काल क्रम की दृष्टि से जो प्रेमचंद्र के जो उपन्यास दिए गए हैं इनमें से किसमें जो कालक्रम की दृष्टि से सही उपन्यासों का क्रम दिया गया है। तो बता आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, बी कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, सी गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, डी रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, सेवा सदन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोदान। जो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों का जो कालक्रम के अनुसार जो अनुक्रम दिया गया है ए में, वह अनुक्रम सही हो जाएगा, यानी कि पहले सबसे पहले सेवा सदन, उसके बाद कर्मभूमि, फिर रंगभूमि और सबसे आखिरी में गोदान। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो कालखंड यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से इन इसमें से किसमें कहानियों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए उसने कहा था रानी केतकी की कहानी तिरछी शरणागत, बी रानी केतकी की कहानी उसने कहा था शरणागत तिरछी, सी शरणागत रानी केतकी की कहानी उसने कहा था तिरछी, और डी दिया गया है तिरछी उसने कहा था रानी केतकी की कहानी और शरणागत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रानी केतकी की कहानी उसने कहा था शरणागत तिरछी। ये कहानियों का अनुक्रम दिया गया कालखंड की दृष्टि से, इसमें ऑप्शन बी में यानी कि सही दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इसमें जो जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से किस ऑप्शन में नाटकों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए अंधायुग, शारदिया, कोर्ट मार्शल, मादा कैक्टस, बी शारदिया, अंधायुग, मादा कैक्टस, कोर्ट मार्शल, सी मादा कैक्टस, कोर्ट मार्शल, शारदिया, अंधायुग, डी कोर्ट मार्शल, अंधायुग, मादा कैक्टस, शारदिया। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अंधायुग, शारदिया, कोर्ट मार्शल, मादा कैक्टस, जो इसमें नाटकों का अनुक्रम दिया गया है वह सही दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों आपको बताना हो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे उनके जो आलोचनात्मक ग्रंथ थे उसमें से किस में
उनका सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए कबीर, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य। बी सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य। सी हिंदी साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य। डी हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य, कबीर। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जो बी में अनुक्रम दिया गया है वह सही दिया गया है, यानी कि सबसे पहले सूर साहित्य, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर, फिर सबसे आखिरी में हिंदी साहित्य। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, अतीत के चलचित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। बी कुछ शब्द कुछ रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मिट्टी की मूर्तें, अमिट रेखाएं। सी अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। डी अतीत के चलचित्र, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, अमिट रेखाएं, माटी की मूर्तें। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो इसमें जो प्रश्न काल के अनुसार जो रेखा चित्र दिए गए हैं, इसमें से किसमें उनका सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो इसमें अनुक्रम दिया गया प्रकाशन के अनुसार रेखा चित्रों का, वह अनुक्रम सही हो जाएगा, यानी कि अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। जो इसमें रेखाओं का मतलब प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्र का जो अनुक्रम दिया गया है वह सही है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो दोस्तों 25 में से आपका स्कोर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।